हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की नॉन टेक की क्लास नंबर 2 है। इसके पहले ऑलरेडी हमने क्लास 1 करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों के पास इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। पहली बार बच्चों को, जो भी बच्चे इसमें आए हुए हैं चैनल पे, तो उनके लिए बता दे रहे हैं कि आरआरबी जेईई का सीबीटी 2 के नॉन टेक के लिए पर डे 20 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि लगभग आपको हम 2000 क्वेश्चन को कवर कराएंगे। लगभग आपको 2000 क्वेश्चन, तीन उससे एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं होने वाले हैं। 2000 क्वेश्चन से उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करने का प्लान बनाए हुए हैं, ठीक है। और शुरुआत में हम क्या कर रहे हैं, इन 20 क्वेश्चन के लिए शुरुआत में जो भी आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को करा दे रहे हैं। आज जो है हमारा आरआरबी जेईई में जो 19 सितंबर को पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके पेपर, इसके पहले 19 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट के हमने 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज 20 क्वेश्चन होंगे और जो 10 क्वेश्चन आपके लगभग बचेंगे, जो भी 10 तो नहीं बचेंगे क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन हम हटा दिए हैं। करंट अफेयर इसमें करा नहीं, क्योंकि 2019 का करंट अफेयर कराने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो बाकी जो क्वेश्चन होंगे 2-3, वो अगले वाले शिफ्ट में ऐड करके आपको करा दिया जाएगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिलेगी और टेलीग्राम पे आप जाके आप चैनल का नाम जो है टाइप करेंगे, ड्रीम जॉब अड्डा। ड्रीम जॉब अड्डा आप जब वहाँ बस टाइप करेंगे तो आपको चैनल आ जाएगा, तो वहाँ आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में। देखिए यहाँ पर हर क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से देखना है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात किया है, से आपकी धातुओं की बात की है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपकी कौन सी धातु है, ये आपकी पारा होती है, ठीक है। Hg, पारा। पारा धातु जो है कमरे के ताप पे आपको लिक्विड अवस्था में पाई जानी, तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। देन देखिए एक चीज और पारा के बारे में लिख दिए, Hg से इसे डिनोट करते हैं पारा को। और इसके एटॉमिक नंबर देखिए यहीं से याद करते जाइएगा। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो हो जाएगा आपका 80 होता है, ठीक है। पारा का जो एटॉमिक नंबर होता है मरकरी का, इसका 80 होता है। देन एक चीज यहाँ पास एक क्वेश्चन है, आप अच्छा चल मैं एक बता देता हूँ कि अधातु कौन सी है। कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर, अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था यानी कि तरल अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपकी होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु जो होती है वो कमरे के ताप पे आपको द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बी आर से। और इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये 35, इसका एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ओजोन दिवस जो है आपका मनाया जाएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, ये देखिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पास एक क्वेश्चन और बनता है कि ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, काफी ज्यादा क्वेश्चन में 2-3 प्रोटोकॉल तो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये किससे संबंधित है, जो ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। देन एक प्रोटोकॉल होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जी आपका किससे संबंधित है, देखिए जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जिनको नहीं आता वो इसको सीख लीजिए, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है, या फिर आप जलवायु परिवर्तन, ठीक है। ये आपका होता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है आपका ये, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। या फिर आप जलवायु परिवर्तन भी, अगर ऑप्शन में आ रहा है तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं।
देन देखिए विश्व, ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट, 22 सितंबर का दिन भी, 22 सितंबर को आपको विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है आपको 22 सितंबर को, ठीक है। 18 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस मनाया जाएगा आपको 18 सितंबर को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित? देखिए लास्ट ईयर में खेल से आए काफी क्वेश्चन आ रहे थे इनके शब्दावली से लेके, पर इस साल देखिए आरआरबी का अभी जितने भी एग्जाम हुए इन सब चीजों से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन आए हैं, फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ग्राउंड स्ट्रोक जो है वो किस चीज से संबंधित है? ये आपका टेनिस से संबंधित है। ग्राउंड स्ट्रोक जो है आपका शब्दावली ये टेनिस से संबंधित है। देखो हॉकी से संबंधित एक दो हैं उनको भी आप लिख सकते हैं, जैसे बुली जो है ये आपका हॉकी से संबंधित है। बुली टर्म्स हॉकी से संबंधित है। फॉरवर्ड जो होता है वो भी हॉकी से है, फॉरवर्ड भी लिख लीजिए। फॉरवर्ड जो है वो भी आपको हॉकी से रिलेटेड है। देन हाफवे लाइन जो भी है वो भी आपकी संबंधित है हॉकी से। क्रिकेट से देखिए, क्रिकेट से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना मैन, इसको लेकर काफी लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो चाइना मैन जो है, चाइना मैन शब्द जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है। चाइना मैन शब्द गुगली हो गया। गुगली जो भी क्रिकेट देखते हैं उनको तो पता है, जो लेकिन जो मैच नहीं देखते हैं उनके लिए आपका थोड़ा सा नहीं पता होता। जैसे पॉपिंग क्रीज, ठीक है। पॉपिंग क्रीज आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चाइना मैन बॉलिंग इंडिया में कौन करता है उसका नाम लिखिए, कौन सा बॉलर है जो चाइना मैन बॉलिंग बॉलिंग इंडिया में डालता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, आर्द्रता वायु में मौजूद डैश 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 की मात्रा होती है। तो वायु में क्या मौजूद की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं? ये आपका हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प की जितनी मात्रा होती है उसको हम कहते हैं आर्द्रता। हाइड्रोजन का समस्थानिक, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या होता है, यहाँ पास दिया नहीं है, ऑप्शंस नहीं डाल पाया, पर ठीक है चलो मैं आपको बता देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट होता है प्रोटियम, ठीक है। पहला होता है आपका प्रोटियम होता है और उसको रिलेट करते हैं 1H1 से। देन सेकंड होता है आपका ड्यूटेरियम, सेकंड आपका होता है ड्यूटेरियम, इसको 1 हाइड्रोजन ग्रुप से रिलेट करते हैं। और थर्ड आपका होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम। ये आपका तीनों हो गए हाइड्रोजन के समस्थानिक और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो क्वेश्चन में ये तीनों दिया हुआ था और भी ये ऑप्शन थोड़ा हटा के दिया था। तो क्या पूछा था, तो इस आपने इन तीनों, जिस भी ऑप्शन में ये तीनों थे आपको वही क्लिक करना था। नेक्स्ट है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या? विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है, ठीक है। हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी की होती है। वोल्ट जो होती है वह विभवांतर की होती है, लिखे दे रहा हूँ। विभवांतर की आपकी वोल्ट होती है। कूलाम जो होती है आवेश की होती है, आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की हो गई। देन गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्थापित स्वामित्व और संचालित एटीएम कहलाती है। तो गैर बैंकों के द्वारा जो गैर बैंकिंग संस्था जो होती है उनके द्वारा ये सब चीजों की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कौन सी, मतलब क्या कहलाता है? येलो लेवल मशीन बोलेंगे, ब्लैक लेवल मशीन, या व्हाइट लेवल मशीन, ग्रे लेवल मशीन? तो ये आपका व्हाइट लेवल मशीन होता है। तो गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्थापित स्वामित्व और संचालित एटीएम को क्या कहते हैं? व्हाइट लेवल मशीन कहते हैं। येलो लेवल मशीन क्या होती है, ठीक है। येलो लेवल के बाद हालांकि आएगा नहीं, पर येलो लेवल के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि येलो लेवल मशीन या फिर एटीएम किसे कहते हैं। तो किसी विशेष प्रकार की सर्विस के लिए स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। तो येलो लेवल के जो मशीन होती है, एटीएम होते हैं, किसी विशेष प्रकार की सर्विस के लिए स्थापित किए जाते हैं। खुद से लिख लीजिएगा, जैसे कि गोल्ड लोन के लिए एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे गोल्ड लोन के लिए कोई एटीएम स्थापित किया गया हो, वो आपका येलो लेवल में आ जाएगा, ठीक है। तो येलो लेवल का हो गया, ठीक है। ब्लैक लेवल के बारे में देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि एटीएम जो होगा का एकाधिकार जो होगा वो इसको एकाधिकार के तौर पे मान्यता प्राप्त नहीं है इस एटीएम को। यानी कि येलो लेवल का जो एटीएम होगा ना
उसको आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। इसको जो एटीएम को आधिकारिक तौर पे मान्यता प्राप्त नहीं है, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। देखिए ब्लैक लेवल की अगर मशीन की बात करते हैं तो इसका उपयोग देखिए अक्सर प्रीमियम या उच्च स्तरीय सर्विस को दर्शाता है। तो ब्लैक लेवल जो होता है इसको भी देखिए, हाँ, ब्लैक लेवल को भी आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है और इसका उपयोग जो होगा ब्लैक लेवल मशीन का वो अक्सर प्रीमियम या उच्च स्तरीय सर्विस के लिए किया जाता है। देन निम्नलिखित में से कौन सा कर कर संघ द्वारा लगाया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र एवं विनियोजित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कर जो होता है, टैक्स जो होगा वो सेंट्रल द्वारा लगाया जाएगा लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और इसको विनियोजित किया जाता है। तो ये आपका स्टाम्प शुल्क जो होता है सेंट्रल द्वारा लगाया जाएगा और राज्यों के द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। देन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार के लिए, तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। इस पॉइंट याद रखिएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। और ये की गई कब की गई थी, 1948 में, 1948 में की गई थी। और 10 दिसंबर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML वह लैंग्वेज है जिसका उपयोग डैश डैश बनाने के लिए किया। तो HTML जो होता है इसका उपयोग किया जाता है वेब पेज को बनाने के लिए, ठीक है। HTML का उपयोग कहाँ करेंगे, वेब पेज को बनाने के लिए। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर यहाँ पर लिख लीजिए, HTML फुल फॉर्म होता है हाइपर हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए HTML का फुल फॉर्म। देन देखिए एक दो पॉइंट और अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हाई लेवल लैंग्वेज, देखो हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आता है कि कई सारे दे देंगे एग्जांपल में और बोल देगा कौन सा हाई लेवल का है कौन सा किसका है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आता है आपका, जैसे पाइथन हो गया, पाइथन जो होता है ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाता है। सी प्लस प्लस जो होगा ये भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज में है। एंड जावा, ये तीनों जो होती हैं ये आपकी किस कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं, ठीक है। एक दो पॉइंट और अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कंपाइलर। कंपाइलर का कार्य क्या होता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कंपाइलर करता क्या है, कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हाई लेवल यहाँ पर लिख लीजिए, हाई लेवल प्रोग्राम में लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, इसमें कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, ठीक है। या फिर ट्रांसलेट करता है, या मशीन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। किसमें करता है, ट्रांसलेट कर देगा। कंपाइलर करेगा किसमें करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। एक असेंबलर भी आता है एग्जाम में, कई बार पूछा है, असेंबलर, ठीक है। असेंबलर असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। असेंबली भाषा को या फिर लैंग्वेज को, भाषा को मशीन भाषा में, ठीक है। असेंबली भाषा को किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। या फिर बदलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कांची कांची में जो कैलाश मंदिर है का निर्माण करवाया था, इनमें से किसने कांची में
कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये आप करवाया था पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ये करवाया था कैलाश, कांची में कैलाश पर्वत का। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को धीरे धीरे संचारित करके क्षति पहुंचाता है? तो ये जो आपका अम्ल वर्षा, देखिए अम्ल वर्षा है, धीरे धीरे करके आपको संचारित करेगा और उसके बाद आपको जो बिल्डिंग होगी डैमेज कर देगा। जैसे कि आपका आगरा का जो ताजमहल, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल के तौर पे अम्ल वर्षा का। ठीक है। उसके बाद देखिए अम्ल वर्षा कब होती है? जब पीएच वैल्यू, ठीक है, जो आपकी पानी का पीएच वैल्यू जो 5.6 से कम हो, तो इस वर्षा को बोलते हैं, ठीक है, अम्ल वर्षा मानी जाती है। उसमें क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक, अम्ल वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। इस पॉइंट को भी नोट डाउन रखिएगा। देखिए अलग अलग पिच की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करने के लिए अलग अलग आकार और स्थितियों की वस्तुओं को अलग अलग डैश डैश में क्या करना? तो अलग अलग आवृत्तियों में, अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका जो होगा एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ध्वनि तरंगों से बनता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो भी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इससे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि जो ध्वनि तरंगों की चाल से क्वेश्चन आता है कि ध्वनि तरंगों की चाल जो है हवा में कितनी होती, पानी में कितनी होती। तो हवा में इसकी जो चाल होगी, हवा में चाल किसकी? ध्वनि तरंगों की बात चल रही, ये होती 332 मीटर पर सेकेंड होती। यही अगर पानी में बात करेंगे, पानी में ध्वनि तरंगों की चाल, ध्वनि तरंगों की चाल, तो पानी में ध्वनि तरंगों की चाल होती 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं और 13वीं शताब्दी में यूरोप में की एक तिहाई आबादी जो है वो खत्म हो गई थी। किस बीमारी के कारण यूरोप की एक तिहाई आबादी खत्म हो गई थी? तो ये प्लेग के कारण होता है। प्लेग किसके कारण होता है? वो होता है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, प्लेग जो होता है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया बीमारी के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया। देखिए डिप्थीरिया किसके कारण होता है? ये भी डिप्थीरिया हो गया आपका, टीबी हो गया, देखिए ये भी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, हैजा भी आपका इसके कारण होता है, टीबी भी आपका बैक्टीरिया के कारण ही होता है। ठीक है, हैजा भी हो गया। आंत्र जो ज्वार जो होता है, आंत्र ज्वार जो होता है, ज्वर या ज्वार इसको बोल सकते हैं, ये भी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये सारी चीजें बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। फिर मन्नार समुद्री उद्यान की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो मन्नार की खाड़ी स्थित है आपकी तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी सही होगा। एक क्वेश्चन और आता है, पाक जल संधि, पाक या पाल्क जल संधि ये किन दो देशों के बीच में है? काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में पाल्क जल संधि है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बेरिंग जल संधि किसके बीच में? बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग जल संधि आपकी है पैसिफिक और आर्कटिक ओशन के बीच में, पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशियन के बीच में, आर्कटिक ओशियन के बीच में आपका बेरिंग जल। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी? वो भी आपके रेड क्लिफ रेखा है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये आपका शुक्र ग्रह जो होता है उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। थोड़ा स्पीड अप पे करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, तो आपको शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह वो सबसे बड़ा ग्रह है, जो आपका सबसे बड़ा ग्रह इसको बोलते हैं, एरिया वाइज जो आकार वाइज सबसे बड़ा ग्रह है आपका ये होता है। मंगल ग्रह के देखिए, मंगल ग्रह से आता है, इसके दो सैटेलाइट है, डिमोस और फोबोस। फोबोस और डिमोस जो है वो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। इसके दो उपग्रह लिख लीजिए, उपग्रह हैं, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, फोबोस और डिमोस, फोबोस, फोबोस एंड डिमोस, ये आपके दो उपग्रह हैं किसके? मंगल ग्रह के। देन चंद्रमा को अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए आप अभिकेंद्री बल, ठीक है, किस बल के द्वारा प्रदान किया? तो चंद्रमा को अपनी कक्षा में, यानी कि ये आपके किसके द्वारा होता है? ये आपका गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो जाएगा। देन एक कांच की गिलास में 1.7 ग्राम अमोनिया है। कांच की गिलास में मौजूद मोलों की संख्या, देखिए मोलों की संख्या निकालने से पहले आपको क्या करना? अमोनिया में
इसका वेट कितना है, यानी कि इसका मास कितना है। तो अमोनिया का सबसे पहले देखें फॉर्मूला क्या आता है, NH3। इसमें एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो आपका कितना वेट होता है एटॉमिक मास बोलेंगे, इसका 14 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास होता है। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का 1 इंटू, लेकिन 3 हाइड्रोजन है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 प्लस यहाँ से 3 आया, टोटल आपका 17 आ गया। ठीक है, टोटल आपका इसका जो वेट आ गया 17 आ गया। अब कितने ग्राम की बात कर रहा है, यहाँ पास लिखिए 1.7 ग्राम में अमोनिया कितना है, 17 ग्राम है। ठीक है, 1.7 ग्राम अमोनिया कितना है, 17 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रदूषक नहीं है, समुद्री प्रदूषक नहीं, प्लास्टिक बिल्कुल है, देन तेल भी है और सभी इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ऑक्सीजन जो है, ये एक प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाने से उत्पन्न अपशिष्ट से दूषित होता है, यानी कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट कौन सा दूषित होता है, मृदा, वायु और जल। ठीक है, इनमें से जो है ऑप्शन नंबर इसका देखिए यहाँ पर समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारखानों से उत्पन्न अपशिष्ट से दूषित नहीं, दूषित होता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया क्या आपका, दिया क्यों दूषित होता है, मृदा जो होगी, वायु और जल। ठीक है, बिल्कुल तीनों आपका दूषित हो सकता है। कारखाने से किसी भी प्रकार का आपका प्रदूषण निकल सकता है। गैस अगर निकल रहा है तो वायु को प्रदूषित करेगा, अगर कोई लिक्विड उक्विड आ रहा है तो वाटर में जाके भी इसको प्रदूषित कर सकता है और मृदा को भी प्रदूषित कर, तो इसका ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।